इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर रॉय को दिखाते हुए, जो आराम से अपने बेड पर सोया हुआ था। इस बात से अनजान की एक शातिर किलर उसके घर के अंदर घुस आया है। तभी वो किलर रॉय पर एक बड़े से चाकू से वार करता है, मगर रॉय तो उस किलर के वार से ऐसे बचता है मानो ये उसका रोज का काम हो। तभी रॉय जिस बिल्डिंग के अंदर रहता था उसके बाहर एक हेलीकॉप्टर उड़ते हुए आता है और उसके अंदर एक दूसरा किलर मशीन गन लिए बैठा हुआ था। मगर इन सब के बावजूद भी रॉय एकदम शांत था, मानो वो जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। वो दूसरा किलर मशीन गन से अंधाधुन गोलियां बिल्डिंग के अंदर फायर करता है, मगर उस वजह से तो रॉय के बजाय वो पहला वाला किलर ही मर जाता है। फिर रॉय जो दीवार के पीछे छुपा हुआ था वो उस दूसरे किलर को भी चाकू फेंककर मार डालता है, मगर दूसरे किलर के मरते ही वो हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर रॉय के ही कमरे में आ टकराता है। इसके पहले कि वो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता, रॉय तुरंत उस बिल्डिंग से कूद जाता है, मगर इतने ऊपर से कूदने के बाद भी रॉय सीधा नीचे के उस ट्रक के ऊपर जा गिरता है। फिर वो जल्दी से जाकर एक आदमी से उसकी गाड़ी चुराकर जाने लगता है, क्योंकि अब और दो किलर लड़कियां उसके पीछे पड़ चुकी थी। वो दोनों भी रॉय को जान से मारना चाहती थी, मगर रॉय उन्हें भी चकमा देकर उन्हीं के हथियार से उन दोनों को भी मार देता है। फिर वो वहाँ से सीधा अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाता है और जेक नाम के उस वेटर से बैजू की 2 बड़ी बोतल मंगवाता है। रॉय उन दोनों बोतल को बिना पानी मिलाए ही पी जाता है। फिर जैसे ही 12:47 होते हैं तब कई सारे किलर बंदूक लेकर उस रेस्टोरेंट में आकर रॉय को जान से मार देते हैं और रॉय वापस से 140वें बार मर जाता है। दरअसल रॉय पिछले 1 महीने से एक मौत के लूप में फंस चुका था। हर बार जब भी वो मरता तब वापस उसके कमरे में उसी बेड पर जागता। हर बार वो उस किलर के वार के साथ ही नींद से जगता था। अब तक कई बार वो उस हेलीकॉप्टर वाले किलर से भी मर चुका था। उस बिल्डिंग से छलांग लगाने पर कई बार वो उस ट्रक के ऊपर कूदने के बजाय ट्रक के नीचे कूदकर मर जाता था। एक तलवार चलाने वाली किलर लड़की रॉय का बहुत बार गला धड़ से अलग कर उसे मार चुकी थी। एक बौना किलर तो रॉय के जैकेट पर टाइम बॉम्ब लगाकर उसे उड़ा देता था। 2 मुस्टंडे किलर तो लॉन्चर से ही रॉय को उड़ा देते थे। इस तरह से रॉय अब तक 139 बार मर चुका था और अब वो 140 बार भी मर गया था। इन सब की शुरुआत आज से 1 महीने पहले हुई थी। रॉय की गर्लफ्रेंड जिसका नाम जेमा था, जो किसी डायनाओ नाम के रिसर्च सेंटर में काम करती थी। रॉय एक दिन उसके रिसर्च लैब में उससे मिलने गया था। जेमा किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, मगर रॉय तो वहाँ पर उन दोनों के बेटे जो के बारे में बात करने आया था, क्योंकि रॉय और जेमा का एक बेटा भी था, मगर अब वो जेमा के पास रहता था और जेमा और रॉय भी अब एक दूसरे से अलग हो चुके थे। लेकिन जेमा तो रॉय के बातों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रही थी। वो अपने ही किसी काम में बिजी थी। उसके चेहरे पर किसी तरह की फिक्र भी थी। वो कभी रॉय के बॉडी का नाप ले रही थी तो कभी उसके बाल लेकर उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी। लेकिन डायनाओ रिसर्च कंपनी का बॉस कॉलोनेल जेमा के हर एक चीज पर नजर रखे हुए था। वो कैमरा से जेमा और रॉय को देख रहा था। जब कॉलोनेल को जेमा के हरकतों पर थोड़ा शक होता है तब वो तुरंत अपने सिक्योरिटी ऑफिसर ब्रेट को जेमा के पास भेजता है। जेमा जब ब्रेट को और उसके साथ और 2 आदमियों को देखती है तब वो रॉय से गले मिलने के बहाने से उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन वो जाने से पहले उसके कान में ओसाइरिस नाम का एक वर्ड कहती है। रॉय को उस वर्ड का मतलब उस वक्त समझ नहीं आता, मगर आगे चलकर वो वर्ड रॉय के बहुत काम आने वाला था। फिर उसी रात जब रॉय किसी पब के अंदर पार्टी कर रहा था तब उसे वापस से जेमा की कॉल आती है, जो आधी रात में भी उसी लैब में कुछ काम कर रही थी। जेमा ने रॉय को कुछ राज की बात बताने के लिए कॉल किया होता है, मगर इधर कॉलोनेल जो उस पर नजर रखे हुए था वो जेमा के रॉय को कुछ बताने से पहले ही नेटवर्क कट कर देता है। उस दिन के बाद से रॉय को कभी जेमा के बारे में पता नहीं चला था, क्योंकि जिस रात उसे जेमा का कॉल आया था उसी रात से रॉय इस मौत के लूप में फंस चुका था और कभी भी 12:47 के आगे वो जिंदा नहीं रह पाया था। रॉय जो अब तक 140 बार मर चुका था, अब वो जब 141वें बार जन्म लेता है तब उसे जेमा की वही बात याद आती है जो जेमा ने उसके कान में कही थी, वही ओसाइरिस वर्ड। जेमा ने इस मौत के लूप में फंसने से पहले रॉय को एक बर्थडे गिफ्ट दिया था और वो एक किताब थी जिस पर ओसाइरिस कर ही लिखा होता है, मगर उस किताब को देखने के चक्कर में वो भूल जाता है कि वो दूसरा किलर हेलीकॉप्टर में बैठकर मशीन गन के साथ वहाँ आ चुका है, जिस वजह से रॉय अब 141वें बार भी मर जाता है। अगले चांस में वो उस हेलीकॉप्टर वाले किलर से बचकर हर बार की तरह एक आदमी से गाड़ी को लूट कर जाने लगता है और वो गाड़ी चलाते हुए वो किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उस चक्कर में वो वापस भूल जाता है कि वो बहुत बार उसी गाड़ी में बस से टकराकर मर चुका है। वो वापस से बस से टकराकर 142वें बार भी मर जाता है। अगले चांस में वो सबसे पहले हेलीकॉप्टर किलर से बचता है और पिछली बार की तरह वो इस बार गाड़ी चलाते हुए उस किताब को पढ़ने के बजाय गाड़ी चलाने पर फोकस करता है, जिस वजह से वो उस बस से भी बच जाता है। मगर उसे बीच रास्ते में भूख लग जाती है, जिस वजह से वो एक रेस्टोरेंट के बाहर कुछ खाने के लिए रुकता है। मगर जब वो पहला कॉर लेने ही वाला होता है कि पीछे से एक लोहे का भारी तीर आकर उसके सीने के आर पार हो जाता है, जो कि वापस से किसी किलर का काम था। रॉय ने आज से पहले कभी उस किलर को नहीं देखा था। वो किलर बेरहमी से उसी हालत में खींचते हुए रॉय को ले जाता। अब रॉय 143वें बार भी मर जाता। 144वें बारी में रॉय अपने पिछली सारी गलतियों से सीखकर उस किताब को पढ़ने के लिए एक गेमिंग हब के अंदर जाता है। उसे लग रहा था कि शायद वो सभी किलर्स उसे वहां नहीं ढूंढ पाएंगे। वो उस किताब को खोलकर पढ़ने लगता है, मगर उसमें सभी हिस्ट्री के बारे में चीजें लिखी हुई थी। रॉय को उस किताब में लिखा कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसकी नजर
नजर एक लड़के पर पड़ती है जो कि जो था, यानी रॉय और जेमा का बेटा। रॉय उसके पीछे जाता है। तब जो तो वहाँ पर गेम खेलने आया था। रॉय उसके पास जाकर उससे पूछता है कि उसे तो इस वक्त अपने स्कूल में होना चाहिए था। असल में जो भी रॉय को जानता था, क्योंकि जेमा ने जो को बताया था कि रॉय उसका अच्छा दोस्त है, लेकिन जो नहीं जानता था कि रॉय ही असल में उसका असली पिता है। अब रॉय के उस सवाल को सुनकर जो रॉय को बताता है कि वो स्कूल को बंक कर गेम खेलने आया है, क्योंकि उसे गेम्स खेलना बहुत पसंद था। अब वो बातें करते हुए उस गेमिंग हब से बाहर आते हैं। तब बाहर आने पर रॉय जो देखता है, उसे देखकर रॉय को अपने आंखों पर यकीन ही नहीं आता, क्योंकि उसके सामने घड़ी थी जिसके अंदर 12:50 हो रहे थे और रॉय अब तक अभी भी इतने समय तक जिंदा नहीं रहा था। उसके पहले ही वो किलर उसे ढूंढकर मार डालते थे। तभी रॉय नोटिस करता है कि वो गेमिंग हब बेसमेंट के अंदर था, जहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं था, यानी वो सभी किलर्स उसे अब तक ट्रैकर के मदद से ढूंढ रहे थे, जो उसी के शरीर के अंदर कहीं लगा हुआ था। मगर अब रॉय उस गेमिंग हब से बाहर आ चुका था, जिस वजह से वो सारे किलर्स अब वहाँ भी पहुंच जाते हैं और वो वापस से रॉय को मार डालते हैं। रॉय वापस अपने कमरे में जागता है। वो इस बार सभी किलर्स से बचते हुए सबसे पहले उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो बैजू को ऑर्डर करता था, और सीधा रेस्टोरेंट के वॉशरूम में जाता है और अपने पूरे कपड़े उतार कर उस ट्रैकर को ढूंढने लगता है। मगर उसे ट्रैकर कहीं पर भी नहीं दिखता। फिर जब वो उस रेस्टोरेंट से निकलने ही वाला होता है कि उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसका नाम डेव था, जो कि एक सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट था। इसके पहले रॉय जब भी उस रेस्टोरेंट में आता था, तब डेव उसे कुछ बोरिंग बातें सुनाता था, मगर आज रॉय के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो डेव के पास जाता है और उससे ट्रैकर के बारे में सारी जानकारी पूछता है, जैसे ट्रैकर कितने टाइप के होते हैं और उसे ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ छुपाया जा सकता है। डेव रॉय को बताता है कि ट्रैकर या तो बॉडी बेस्ड ट्रैकर होते हैं या फिर इम्प्लांटेबल डिवाइस ट्रैकर होते हैं। रॉय वापस उससे पूछता है कि इन दोनों में से कौन सा ट्रैकर ऐसा है जिसे लगाने पर जिस इंसान के अंदर लगाया हुआ है उसे पता भी न चले। डेव जवाब में इम्प्लांटेबल ट्रैकर कहता है। रॉय उससे वापस पूछता है कि उस ट्रैकर को कहाँ लगाया जाता है। तब डेव के जवाब से रॉय किसी ख्यालों में खो जाता है, क्योंकि उस ट्रैकर को दांत में लगाया जाता था और आज से कुछ दिनों पहले ही उसे किसी ने बेहोश कर उसके दांत के साथ कुछ किया था, जिसके बारे में रॉय को थोड़ा थोड़ा याद था। अब रॉय वापस से वॉशरूम में जाकर अपने एक एक दांत तोड़कर डेव को दिखाने लगता है, क्योंकि ट्रैकर आखिर कौन से दांत में छुपाया हुआ है ये बात उसे पता नहीं होती। तभी एक दांत को देखने पर डेव रॉय को उस दांत को तोड़कर देखने के लिए कहता है और रॉय जब उस दांत को तोड़ता है तब उसमें सच में एक ट्रैकर छुपाया हुआ था। मगर अब उसी वक्त एक किलर उस वॉशरूम में आ जाता है, क्योंकि घड़ी में वापस 12:47 हो चुके थे। लेकिन अब रॉय जान चुका था कि वो ट्रैकर किस दांत में और किस डेंटिस्ट ने लगाया था। अगले चांस में यानी 145वें बारी में उठते ही रॉय उस पहले किलर को मारकर उसके साथ वाली उस लड़की को पकड़कर उस ट्रैकर के बारे में पूछता है, क्योंकि वो लड़की ही असल में रॉय के दांत में उस ट्रैकर को डालने वाली डेंटिस्ट थी। रॉय से डरकर वो लड़की उसे वो ट्रैकर लगवाने वाले का नाम बता देती है, जो कि ब्रेट ही था, वही डीनो रिसर्च सेंटर वाला सिक्योरिटी ऑफिसर। अब रॉय वापस उसी रेस्टोरेंट में जाकर सबसे पहले उस ट्रैकर वाले दांत को निकालता है और उसी ट्रैकर से उन सभी किलर्स को अपने जाल में फंसाकर एक एक कर सभी को जान से मार देता है। फिर वो सीधा डीनो रिसर्च सेंटर के बाहर गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। उसका प्लान था कि उस गाड़ी से दीवार तोड़कर सीधा अंदर घुसकर ब्रेट को मार डालना, मगर दीवार कुछ ज्यादा ही मजबूत होती है, जिस वजह से रॉय वापस से मर जाता है। अब 146वीं बारी थी। रॉय इस बार गाड़ी को सीधा उस दीवार से उड़ाकर अंदर ले जाता है, मगर अंदर जाते ही गार्ड्स तुरंत उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन रॉय तो उस गाड़ी में था ही नहीं, ये तो बस उसका गार्ड्स को फंसाने का प्लान था। मगर वो वापस से ब्रेट के जाल में फंस जाता है और 146वें बार भी मर जाता है। फिर अगले चांस में रॉय थोड़ा दिमाग लगाता है। दरअसल जितने भी किलर रॉय को मारने उसके पीछे पड़े थे, उनमें से एक किलर बिल्कुल रॉय के ही तरह दिखता था और अब रॉय उसी किलर का भेस लेकर उस डायनो रिसर्च सेंटर के अंदर जाने वाला था। फिर जब रॉय का हमशक्ल बाहर आता है, तब मौके का फायदा देकर रॉय तुरंत उसे मारकर उसकी जगह ले लेता है। वो दोनों दिखने में बिल्कुल एक ही तरह के थे, जिस वजह से अंदर जाने पर कोई भी रॉय को पहचान नहीं पाता। रॉय सीधा लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। लिफ्ट के अंदर पहले से ही एक आदमी मौजूद होता है, मगर उस डायनो रिसर्च सेंटर की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि हर किसी को लिफ्ट से ऊपर जाने से पहले अपने कार्ड को स्कैन करना पड़ता था। मगर रॉय जब उसके कार्ड को स्कैन करता है, तब उस मशीन में रेड लाइट जलने लगती है, जिसके बाद वो आदमी तुरंत रॉय को पहचान लेता है और रॉय का एक और चांस खत्म हो जाता है, क्योंकि वो आदमी रॉय को मार देता है। अगले चांस में रॉय उस लिफ्ट वाले आदमी को तो मार देता है, मगर वो इस बात से अनजान था कि उस लिफ्ट में तो कैमरा लगा हुआ है, जिस वजह से उसके लिफ्ट से बाहर आते ही ब्रेट और बाकी गार्ड्स मिलकर उसे मार देते हैं। अब अपने 2 चांस उस लिफ्ट में गंवाने के बाद रॉय आखिरकार एक हॉल के अंदर आ पहुंचता है, मगर वहां पर भी उसका वही तलवार वाली किलर इंतजार कर रही थी, जिसने कई बार रॉय का सर धड़ से अलग किया था। मगर इस बार रॉय के हाथ में बंदूक थी। रॉय पूरे कॉन्फिडेंट में बंदूक को उस किलर के ऊपर तानता है, मगर उस बंदूक में तो गोलियां ही नहीं होती और वो किलर वापस से रॉय को मार देती है। इसी तरह रॉय कई बार उस किलर को मारने की कोशिश करता है, मगर वो किलर कुछ ज्यादा ही तेज थी। बिना बंदूक की एक भी गोली लगे वो बार बार रॉय को जान से मार देती है। इसी तरह रॉय
अपने कई चांस उसी किलर से लड़ते हुए गवा देता है। एक बार जब वो किलर रॉय को मारती है तब रॉय पूरी तरह से जान से नहीं मरता, वो अभी भी जिंदा होता है। उसी वक्त वहाँ पर कॉलोनेल ब्रेट के साथ आता है और कॉलोनेल रॉय को अच्छे से जानता था कि वो जेमा का बॉयफ्रेंड है और रॉय को मरता देख वो रॉय को उस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में सारी चीजें बता देता है कि जेमा जिस मशीन पर काम कर रही थी असल में एक ओसाइरिस स्पिंडल नाम की मशीन थी जिससे कोई भी इंसान कभी मर ही नहीं सकता था और कॉलोनेल उस मशीन से पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। हालांकि उसे पता नहीं था कि जेमा ने उस दिन रॉय के बाल इस वजह से काटे थे क्योंकि जेमा ने उस ओसाइरिस स्पिंडल में रॉय का डीएनए डाल दिया था ताकि रॉय कॉलोनेल के उन बुरे इरादों को रोक सके। लेकिन रॉय को पता चलता है कि जेमा को कॉलोनेल ने मार दिया है जिस वजह से उसे बहुत बुरा लगा है और अब वो कॉलोनेल से बदला लेना चाहता था। मगर उसके पहले रॉय को उस तलवार वाली किलर से लड़ने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ने वाला था। तभी रॉय को उस रेस्टोरेंट वाली उस औरत का ख्याल आता है। दरअसल जब भी रॉय उस रेस्टोरेंट में बैजियो पीने जाता था तब हर बार जेक नाम का वो वेटर रॉय को उस औरत के बारे में बताता था जो कि एक सोर्ड चैंपियन थी। अब रॉय सीधा उस रेस्टोरेंट में जाकर उस औरत के पास जाता है और उसे तलवार चलाना सिखाने के लिए कहता है। मगर वो औरत तो सिर्फ एक दिन के लिए उस शहर में आई थी लेकिन रॉय के लिए तो एक दिन भी बहुत था। वो इसी तरह उस औरत से तलवार चलाना सीखने लगता है और जैसे ही दिन खत्म होता तब रॉय वापस उन किलर्स के हाथों से मरकर अगले चांस में वापस उस औरत से मिलता और वापस तलवार चलाना सिखाने के लिए पूछता। इस तरह से अब कुछ दिन सीखने के बाद रॉय तलवार चलाने में महारत हासिल कर देता है। फिर वो वापस सभी गार्ड्स को मारकर उस तलवार वाली किलर के पास पहुंचता है मगर वो इस बात बंदूक के बजाय पास से एक तलवार निकालता है क्योंकि इतने दिन के ट्रेनिंग के बाद अब वो उस किलर को उसी के खेल में हराने वाला था। अब वो दोनों भी एक दूसरे पर तलवार से हमला करने लगते हैं। जो किलर इसके पहले बड़े आसानी से रॉय को मार देती थी उस किलर को अब रॉय के वार से बचना भी मुश्किल हो रहा था और रॉय आखिरकार कई बार उस किलर से मरने के बाद उस किलर को जान से मार देता है। लेकिन उसी वक्त वापस से वहाँ पर कॉलोनेल और ब्रेट आ जाते हैं। ब्रेट रॉय पर गोलियां चलाने लगता है मगर रॉय उसी किलर का सहारा लेकर ब्रेट के गोलियों से बच जाता है। ब्रेट जब रॉय को मारने उसके पीछे जाता है तब उल्टा वही रॉय के हाथों से मारा जाता है। अब रॉय और कॉलोनेल के बीच में लड़ाई होने लगती है मगर रॉय पहले ही इतने सारे किलर्स और गार्ड्स को मारकर आ रहा था। इस वजह से वो कॉलोनेल के हाथ में तलवार घोंपकर उसे घायल कर देता है। तभी कॉलोनेल समझ जाता है कि जेमा ने रॉय को उस ओसाइरिस स्पिंडल के अंदर डाल दिया है क्योंकि उस रिसर्च लैब की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि उस लैब के अंदर घुसकर कॉलोनेल तक पहुंचना नामुमकिन था और रॉय ही कई बार मरने के बाद कॉलोनेल तक पहुंच पाया था। मगर कॉलोनेल रॉय से एक बात कहता है कि वो यहाँ आने के चक्कर में अपने बेटे जो के बारे में भूल गया। अब रॉय पहले तो कॉलोनेल को जान से मार देता है फिर तुरंत उसी गेमिंग हब के पास जो को देखने पहुंचता है मगर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि कॉलोनेल ने जो को भी मरवा दिया था जिसे देखकर रॉय को बहुत बुरा लगता है और वो अब खुद को ही जो के मौत का जिम्मेदार मानने लगा है क्योंकि वो अब तक कॉलोनेल को जान से मारने में बिजी था और जो हर बार इधर मर रहा था। उसी वक्त एक बड़ा सा धमाका होता है और पूरी दुनिया खत्म हो जाती है लेकिन रॉय वापस से उसी बेड पर जगता है क्योंकि रॉय उसी ओसाइरिस स्पिंडल में फंस चुका था। रॉय अब अंदर से टूट चुका था क्योंकि वो कभी उस ओसाइरिस स्पिंडल से बाहर नहीं निकल सकता था। उसे सिर्फ एक ही इंसान निकाल सकती थी और वो जेमा ही थी जो कि अब मर चुकी थी। रॉय अपने कई चांस उसी बेड पर गवा देता है। वो किलर रॉय को हर बार उठने से पहले ही मार देता था। रॉय चाहता तो उस किलर को हर बार की तरह आसानी से मार सकता था मगर अब उसका किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि जब वो कॉलोनेल को मार देगा तब ये मौत का लूप खत्म हो जाएगा मगर वैसा नहीं था बल्कि कॉलोनेल के मरने के बाद तो किसी गेम की तरह दुनिया खत्म होकर सारी चीजें रीसेट हो चुकी थी। खैर अब रॉय के पास एक ही ऑप्शन बचा था कि वो अपने बेटे जो के साथ हर रोज मिलकर कुछ अच्छे पल बिताए। रॉय उस गेमिंग हब में जाकर जो से मिलता है और उससे ढेर सारी बातें करता है, उसके साथ गेम्स खेलता है। जो को पता नहीं था कि रॉय ही उसका असली पिता है। फिर रॉय जो को लेकर किसी पार्क में जाता है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी बातों बातों में जो कहता है कि आज सुबह ही उसे मॉम की यानी जेमा की कॉल आई थी। रॉय को उस बात पर यकीन ही नहीं आता क्योंकि उसे लग रहा था कि जेमा मर चुकी है मगर उसने आज सुबह जो को कॉल किया था यानी वो अब तक जिंदा थी। अब रॉय को उस मौत के लूप से बाहर निकलने की एक उम्मीद दिखाई देती है लेकिन उसी वक्त वापस से पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। यानी रॉय एक फिक्स समय के आगे जिंदा नहीं रह सकता था। जैसे ही वो समय आता था तो पूरी दुनिया खत्म होकर रॉय वापस से उस बेड पर जागता था। मगर रॉय के पास अब एक वजह थी कि वापस उस लैब में जाकर जेमा को ढूंढना। रॉय वापस से सभी गार्ड्स को मारकर कॉलोनेल के पास पहुंचता है और उसे गोलियां मारकर पहले अधमरा कर देता है। फिर वो उससे जेमा कहाँ है कर पूछता है। तब कॉलोनेल वही साइड की तरफ इशारा करता है क्योंकि वहाँ पर जेमा जमीन पर पड़ी हुई थी और वो अब मर चुकी थी। लेकिन रॉय जेमा के मौत के पहले की सीसीटीवी फुटेज देखता है। तब रॉय के उठने के बाद 14 मिनट्स तक जेमा जिंदा थी यानी उसे उठते ही 14 मिनट्स में उस लैब में पहुंचकर जेमा को मरने से पहले बचाना पड़ने वाला था। अब रॉय सबसे पहले तो कॉलोनेल को वापस से मारता है और खुद पर ही बंदूक उतान देता है। उसके ट्रिगर दबाते ही वो वापस अगले चांस में जागता है। मगर रॉय के पास एक प्लान था क्योंकि 14 मिनट्स में उस लैब तक पहुंचना नामुमकिन था जिस वजह से जो किलर हेलीकॉप्टर लेकर रॉय को मारने आता था। रॉय उसी हेलीकॉप्टर में कूदकर उस किलर को मारकर पायलट को जल्दी से उसे लैब में पहुंचाने के लिए कहता है और आखिरकार रॉय जेमा के मरने के बिल्कुल पहले पहुंचकर ब्रेट और कॉलोनेल दोनों को मार देता है और जेमा को बचा लेता है। रॉय को वहां देकर जेमा भी समझ जाती है
है कि वो ओसाइरिस स्पिंडल काम कर रहा है और उसने जो सोचकर रॉय को उस ओसाइरिस स्पिंडल में डाला था, रॉय ने वो काम कर दिया था। मगर रॉय अब जेमा से उसे उस ओसाइरिस स्पिंडल से बाहर निकालने के लिए कहता है ताकि ये मौत का लूप खत्म हो सके। मगर जेमा उसे बताती है कि उसके लिए उसे उस मशीन के अंदर जाना पड़ेगा। फिर रॉय जेमा की बात मानकर उस मशीन के अंदर चला जाता है, जिससे उसका ये मौत का लूप खत्म हो जाएगा और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं इसी तरह के रोमांच से भरे एक नए मूवी के साथ।